नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। पिछली क्लास में राजस्थान इतिहास के मेवाड़ राजवंश से संबंधित हमने कुछ शासकों की जानकारी ली थी, जिसमें राणा कुंभा और राणा सांगा के ब्यात का परिदृश्य हमने देखा था। साथियों, राणा सांगा की मृत्यु के बाद हमने ये कंडीशन देखी कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा सांगा के 2 पत्नियों से 4 बच्चे थे। धनबाई से भोजराज और रतन सिंह का जन्म हुआ, वही हाड़ी रानी कर्मावती से विक्रमादित्य और उदय सिंह का जन्म हुआ। भोजराज जो मीराबाई के पति थे, राणा सांगा की ओर से युद्ध करते हुए मारे गए थे। इसलिए राणा सांगा के बाद मेवाड़ का अगला जो राजा बनता है वो है राणा रतन सिंह जी। रतन सिंह जी जो थे वो बूंदी के अहोरिया उत्सव में किस प्रकार मारे जाते हैं, षड्यंत्र के माध्यम से, जो कि रानी कर्मावती का एक षड्यंत्र था। रतन सिंह जी वहां मारे जाते हैं। उसके बाद मेवाड़ का अगला राजा बनता है विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य और उदय सिंह क्योंकि इस समय छोटे होते हैं, इसलिए शासन की सारी बागडोर हाड़ी रानी कर्मावती के हाथों में होती है। विक्रमादित्य के समय की सबसे बड़ी जो घटना है वह है चित्तौड़ पर बहादुर शाह का आक्रमण। बहादुर शाह जो गुजरात और मांडू का शासक था, उसने 2 बार आक्रमण किए। पहला 1533 में जब आक्रमण किया, जब हाड़ी रानी कर्मावती ने विजय की कोई संभावना न होने के कारण रणथंबोर का जो किला था वो जागीर के रूप में, या रणथंबोर का जो किला था वो बहादुर शाह को संभला दिया। उसके बाद बहादुर शाह अगले साल वापस लौट के आता है, 1534 में वापस अटैक करता है। इस बार युद्ध करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जब रणथंबोर का किला उसे दे दिया गया तो भी बहादुर शाह संतुष्ट नहीं हुआ और वो चित्तौड़ को प्राप्त करने के लिए फिर से अटैक करता है। इस बार रानी कर्मावती ने प्रतापगढ़ देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह को किले की जिम्मेदारी सौंपी और अपने दोनों बच्चों विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भिजवा दिया, इन बच्चों के ननिहाल। और पीछे युद्ध की तैयारियां हुई। इस युद्ध में चित्तौड़ किले की रक्षा करते हुए देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। और वहीं हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में 1300 महिलाओं ने जौहर किया और यही घटना चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाती है। हुमायूं को इस युद्ध से पहले कर्मावती ने राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं समय पर मदद नहीं कर पाया। लेकिन जब हुमायूं को बाद में एहसास हुआ कि एक महिला जिसने चित्तौड़ की रक्षा के लिए मुझे आमंत्रित किया था लेकिन समय पर मैं पहुंच नहीं पाया, इसलिए अब मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूं। इसलिए हुमायूं जब शेरशाह सूरी से युद्ध करने से फ्री हुआ, वहां जब उसको समय मिला, वहां कुछ मौका मिला, तो वो बहादुर शाह के गुजरात पर आक्रमण करता है। इसलिए बहादुर शाह चित्तौड़ छोड़कर गुजरात चला जाता है और वहां उस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है और बहादुर शाह गुजरात छोड़कर दमनदीव चला जाता है। और दमनदीव में पुर्तगाली व्यापारियों से कुछ बहस हुई और उस बहस में समुद्र में डुबोकर, अरब सागर में डुबोकर जो है वो बहादुर शाह को मार दिया गया। उसके बाद जब चित्तौड़ का किला खाली था तो विक्रमादित्य और उदय सिंह को वापस चित्तौड़ बुला लिया गया और विक्रमादित्य वापस शासन करने लगता है। लेकिन उसी समय एक घटना और घटित होती है, क्योंकि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का जो दासी पुत्र था, उसका नाम था बनवीर। उस बनवीर के द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है। और बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद महल में घुसता है, आगे बढ़ता है और उदय सिंह को भी मारना चाहता है। लेकिन बनवीर जब विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और उदय सिंह को भी मारने का प्रयास करता है, तो एक पराक्रमी महिला जिसका नाम था पन्नाधाय, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर, पन्नाधाय के बेटे का नाम था चंदन, उदय सिंह की जगह सुला दिया चंदन को। तो बनवीर ने चंदन को मार दिया उदय सिंह समझकर। वही उदय सिंह को रात के समय पन्नाधाय छुपाते हुए चित्तौड़ के किले से निकालकर कुछ सैनिकों के साथ सुरक्षित पहुंचा देती है कुंभलगढ़ के किले में। तो पन्नाधाय उदय सिंह को बचा लेती है, लेकिन अपने बेटे चंदन को खो देती है। कितना बड़ा बलिदान इतिहास में पन्नाधाय के नाम पर दर्ज है। तो इतिहास में यह प्रश्न
कई बार पूछा गया है कि पन्नाधाय के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो पन्नाधाय के जीवन से देश प्रेम और स्वामी भक्ति की प्रेरणा जो हमें मिलती है। और शायद ही दुनिया में पन्नाधाय जितना बड़ा बलिदान आज दिन तक किसी इतिहास में किसी महिला का रहा हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजस्थान जो प्रदेश है वो वीरों का प्रदेश नहीं है, वीरांगनाओं का प्रदेश है। तो पन्नाधाय उदय सिंह को चित्तौड़ किले से निकालकर सुरक्षित पहुंचा देती है कुंभलगढ़ के किले पर। और कुंभलगढ़ के किले की जो जिम्मेदारी थी उस समय किलेदार आशा शाह देवपुरा के हाथों में थी। तो आशा शाह देवपुरा इस बात की शपथ लेता है कि मेवाड़ के अगले महाराणा उदय सिंह को मैं सुरक्षित रखूंगा। फिर कुछ समय तक आशा शाह देवपुरा इसका पालन पोषण करते हैं उदय सिंह जी का। और बाद में जब बनवीर विक्रमादित्य को मारने के बाद चित्तौड़ का राजा बन जाता है, तो अब आप परिदृश्य ये देखिए कि इस समय मेवाड़ के शासन के दो केंद्र बने हुए हैं। एक तरफ चित्तौड़ में बनवीर मौजूद है जो 1536 में विक्रमादित्य की हत्या करता है और 1540 तक वहां शासन करता है। और दूसरी तरफ कुंभलगढ़ में पन्नाधाय पहुंचा देती है उदय सिंह को और आशा शाह देवपुरा के नेतृत्व में वहां इसका संरक्षण किया जाता है। तो कुंभलगढ़ में मौजूद है उदय सिंह जी और चित्तौड़ में मौजूद है बनवीर सिंह। तो 1536 से लेकर 1540 तक बनवीर ने चित्तौड़ पर अधिकार करे रखा और बनवीर ने चित्तौड़ में 9 कोठा महल का निर्माण करवाया। तो चित्तौड़ में जो महल बना हुआ है 9 कोठा महल, उसका निर्माण बनवीर के द्वारा करवाया गया था। उधर कुंभलगढ़ में बैठा हुआ उदय सिंह जिसका पहला राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हो चुका है, आशा शाह देवपुरा की देखरेख में मेवाड़ के अगले महाराणा को नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन मेवाड़ का जो महाराणा उदय सिंह बना वो कुंभलगढ़ में बना। तो प्रारंभिक रूप से प्रतीकात्मक रूप से उदय सिंह जी का जो राज्याभिषेक था वो कुंभलगढ़ में किया गया था। लेकिन उदय सिंह के मन में यह लालसा है कि मैं किस प्रकार चित्तौड़ के किले को प्राप्त करूं और बनवीर के शासन से जनता को मुक्त करूं। एक समय आया 1540 का। 1540 में बनवीर और उदय सिंह जी के बीच में एक युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध का नाम था मावली का युद्ध। इस मावली के युद्ध में उदय सिंह जी ने बनवीर को पराजित किया, यानी कि मावली के युद्ध में उदय सिंह जी विजय रहे। और इस युद्ध को जीतने के बाद उदय सिंह का अधिकार हो गया चित्तौड़ पर। तो कुंभलगढ़ जो पहले से इनके अधिकार में था, बनवीर जिसने चित्तौड़ पर अधिकार कर रखा था, तो बनवीर को हराकर अब चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया उदय सिंह जी ने। इसलिए अब मेवाड़ का साम्राज्य वापस अक्षुण्ण दशा के अंदर आ गया। तो मेवाड़ के अगले जो राजा हैं उनका नाम है महाराणा उदय सिंह जी। महाराणा उदय सिंह जी ने 1537 से लेकर 1572 तक मेवाड़ पर शासन किया। इनका पहला जो राज्याभिषेक था वो कुंभलगढ़ के किले में आशा शाह देवपुरा के नेतृत्व में हुआ और इनका दूसरा जो राज्याभिषेक था वो चित्तौड़ के किले में हुआ। साथियों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किसी भी शासक का जो राज्याभिषेक होता है वो एक ही बार होता है, चाहे वो प्रतीकात्मक रूप से हो या प्रारंभिक रूप से हो। यहां जो 2 बार राज्याभिषेक की बात कही गई है, इसका मतलब यह है कि प्रतीकात्मक रूप से कुंभलगढ़ में पहली बार महाराणा उदय सिंह जी का राज्याभिषेक कर दिया गया और वहीं से उन्हें मेवाड़ का महाराणा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन एक उत्सव के रूप में विधिवत रूप से उनको चित्तौड़ के किले में बुलाकर विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक किया गया वो चित्तौड़ के किले में किया गया। तो पहला राज्याभिषेक इनका कुंभलगढ़ में हुआ क्योंकि उस समय चित्तौड़ पर बनवीर का अधिकार था और जब बनवीर को मावली के युद्ध में हरा दिया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तो चित्तौड़ में एक समारोह का आयोजन करके दोबारा से राज्याभिषेक करवाया गया। महाराणा प्रताप के जीवन की कुछ घटनाएं हम महाराणा उदय सिंह जी के जीवन की कुछ घटनाएं हम ये देखते हैं कि समय था 1544 का और 1544 मेवाड़ के इतिहास से ज्यादा मारवाड़ के इतिहास में मानी जाने वाली तिथि है क्योंकि 1544 का वो वर्ष था जब भीषण युद्ध हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल जिसे जेतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, राव मालदेव
और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच वो युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध में बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी जीत पाया था। इसलिए उसी गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था जीतने के बाद कि आज एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि राव मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना क्या जोश के साथ शेरशाह सूरी का सामना करती है और शेरशाह सूरी एक षड्यंत्र के माध्यम से उस युद्ध को जीत जाता है। वो बात हम मारवाड़ में करेंगे। मारवाड़ जोधपुर को जीतने के बाद, गिरी सुमेल के युद्ध को जीतने के बाद, राव मालदेव को हराने के बाद शेरशाह सूरी बढ़ता है मेवाड़ की ओर। और शेरशाह सूरी जब मेवाड़ पहुंचा तो उदय सिंह ने परिस्थितियों को भांपते हुए चित्तौड़ किले की जो चाबियां थी वो शेरशाह सूरी को सौंप दी। यानी कि यहां क्या परिस्थितियां रही होगी, क्या नहीं रही होगी, उन परिस्थितियों में महाराणा उदय सिंह जी ने चित्तौड़ किले की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंपकर अपना आत्मसमर्पण कर दिया और शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ किले में अपना प्रशासक बिठाया और उस प्रशासक का नाम था ख्वास खान। ख्वास खां को शेरशाह ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। उसके बाद जब 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई तो उदय सिंह जी ने वापस चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। 1557 में एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा जाता है हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध उदय सिंह जी और अजमेर के एक पठान हाजी खां पठान के बीच में लड़ा गया था। यह हाजी का पठान शेरशाह सूरी का ही एक सेनापति था जो अजमेर में शेरशाह सूरी के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो हाजी का पठान और उदय सिंह के बीच हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध में हाजी का पठान विजय हुए। इस युद्ध में भी महाराणा उदय सिंह जी हार गए थे। मेवाड़ रियासत का राजा, मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह अजमेर के एक छोटे से सेनापति जो शेरशाह सूरी का मुस्लिम सेनापति था हाजी का पठान, इससे इस युद्ध में हार गया और यह युद्ध था हरमाड़ा का युद्ध। उदय सिंह जी की हार का सबसे बड़ा कारण था कि हाजी का पठान का अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में समर्थन करने वाला था मारवाड़ का मालदेव, क्योंकि मारवाड़ का मालदेव वो व्यक्ति था जिसकी सहायता से महाराणा उदय सिंह इस मावली के युद्ध को जीतते हैं और 1540 में चित्तौड़ के राजा बनते हैं। दोनों की दोस्ती कुछ समय के लिए चलती है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब राव मालदेव और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह एक दूसरे के शत्रु बन गए और उस शत्रुता का कारण था खेरवा के ठाकुर जेत्र सिंह की पुत्री। खेरवा के ठाकुर जेत्र सिंह की पुत्री जिससे विवाह करना चाहता था राव मालदेव, लेकिन उसका संबंध तय हो गया मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी के साथ। खेरवा के ठाकुर जेत्र सिंह की पुत्री के चक्कर में दोनों दोस्त लड़ पड़े और दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। मारवाड़ का मालदेव उदय सिंह जी को पराजित करना चाहता था, उन्हें उनकी असली औकात याद दिलाना चाहता था। तो यहां राव मालदेव ने समर्थन किया हाजी का पठान का और हाजी का पठान इस हरमाड़ा के युद्ध में जीत जाता है। उसके बाद उदय सिंह जी के द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना करवाई गई। समय था 1569 में। इस समय उदय सिंह जी के बेटे महाराणा प्रताप के एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम था अमर सिंह। तो महाराणा प्रताप का पोता अमर सिंह इस समय जन्म ले चुका था। उदय सिंह जी ने अपने पोते को एकलिंगनाथ जी की ढोक दिलवाने के लिए, एकलिंगनाथ जी के दर्शन करवाने के लिए, उनका आशीर्वाद दिलवाने के लिए एकलिंगनाथ जी के मंदिर जाते हैं। रास्ते में देखते हैं कि पहाड़ियों के बीच में एक मैदान सा है और उस मैदान में जब उदय सिंह जी ने अपनी नजरें घुमाई तो उदय सिंह जी के मन में एक बात आई कि यार कितनी अच्छी जगह है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, चारों तरफ हरियाली है, क्यों ना यहां किसी शहर की स्थापना की जाए। उदय सिंह जी ने उन पहाड़ियों के बीच में जो तख्तरी नुमा पहाड़ियां थी
उन पहाड़ियों के बीच में समतल मैदान देखकर उदयपुर शहर की स्थापना की। और उदयपुर शहर की बसावट के बाद उदयपुर में एक झील का निर्माण भी करवाया गया। उस झील का नाम था उदय सागर झील। तो उदयपुर शहर 1569 में उदय सिंह जी के द्वारा बसाया गया और यहां महलों का निर्माण करवाया गया। बाद में यहां उदय सिंह जी के द्वारा उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया गया। तो उदय सागर झील जो उदयपुर में है, उदय सिंह जी के द्वारा बनवाई गई थी। उदयपुर शहर उदय सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। उदय सिंह जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी, इनके समय की सबसे बड़ी जो घटना घटित हुई, वो था चित्तौड़ पर मुगल सम्राट, मुगल बादशाह अकबर का आक्रमण। 1567-68 में अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। 1567-68 की ये घटना है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर के चित्तौड़ अभियान के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो याद रखना, इस समय मेवाड़ के महाराणा हैं उदय सिंह जी। इस समय जब अकबर ने दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया, जब अकबर के आक्रमण की सूचना महाराणा उदय सिंह जी को मिली, तो महाराणा उदय सिंह जी के जो सेनापति थे, उन सैनिकों ने, उन सरदारों ने महाराणा उदय सिंह जी को समझाया कि उदय सिंह जी, ये समय ठीक नहीं है, मुगल सुल्तान, मुगल बादशाह अकबर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, अपने परिवार को लेकर यहां से निकल जाइए। अगर आप यहां रहे, खुदा ना खास्ता इस युद्ध में आप वीर गति को प्राप्त हुए, तो बच्चे आपके अभी छोटे हैं, शासन मेवाड़ का गड़बड़ा जाएगा, इसलिए आप अपने परिवार को लेकर यहां से चले जाइए। फिर उदय सिंह जी ने कहा कि नहीं, चित्तौड़ किले की रक्षा मेरे लिए आन बान शान का विषय है। मैं बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा का वंशज हूं। इस चित्तौड़ की अंतिम समय तक रक्षा करना मेरा दायित्व है। तब मेवाड़ के सामंतों ने, मेवाड़ के सरदारों ने कहा कि चित्तौड़ की रक्षा हम कर लेंगे, आप फिलहाल यहां से जाइए, क्योंकि मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है, आपको लंबे समय तक शासन करना है। चित्तौड़ की रक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तब उदय सिंह जी ने इस चित्तौड़ किले की जिम्मेदारी जैमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत को दे दी। चुंडावत जो राव चुंडा के कुंवर चूड़ा के वंशज थे और सलुम्बर की जागीर पर शासन कर रहे थे, और मेवाड़ के हरावल दस्ते का नेतृत्व, हर युद्ध का नेतृत्व चुंडावत किया करते थे। दूसरा व्यक्ति है जैमल मेड़तिया। अकबर ने 1561-62 में मेड़ता पर अटैक किया था और मेड़ता का शासक जैमल मेड़तिया उस युद्ध में हार गया था। तो मेड़ता हाथ से निकलने के बाद जैमल मेड़तिया उदय सिंह जी की सेना में आ चुका था। जैमल मेड़तिया उदय सिंह जी से कहता है कि पिछली बार मैं इससे युद्ध लड़ चुका हूं अकबर से, अकबर की क्या खूबियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, उनको मैं भली भांति पहचानता हूं। उदय सिंह जी आप फिक्र मत करिए, इस युद्ध की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो जैमल मेड़तिया और जैमल मेड़तिया के जीजाजी पत्ता चुंडावत, इन दोनों को चित्तौड़ किले की जिम्मेदारी सौंपी गई, और इनके साथ युद्ध की सूचना पाकर अपनी शादी छोड़कर बारात जा रही थी विवाह करने के लिए, उस बारात को लेकर कल्लाजी राठौड़ भी चित्तौड़ किले में पहुंच गए। तो अब यहां 3 योद्धा हो गए, जैमल मेड़तिया, पत्ता चुंडावत और वीर कल्लाजी राठौड़, जो मीराबाई के भतीजे हैं। चित्तौड़ किले को घेर लिया गया। अकबर ने 8 महीने तक इस चित्तौड़ के किले को घेरे रखा। तो अकबर ने दिमाग लगाया कि यार ऐसे बाहर बैठे रहते तो कब तक बाहर बैठे रहेंगे अपन, एक काम करते हैं, उदय सिंह जी से बातचीत करते हैं, और अगर वो संधि करने के लिए, अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए अगर तैयार हो जाए तो युद्ध वुद्ध क्यों बिना काम डेरा डाले रखें। तो किसी सरदार ने कहा, मुगल सरदार ने, कि उदय सिंह जी तो है ही नहीं किले के अंदर। उदय सिंह जी नहीं है, फिर उदय सिंह जी नहीं है तो किला किसके पास है?
कि उदय सिंह जी ने चित्तौड़ की जिम्मेदारी जयमल मेड़तिया को दे दी। जयमल मेड़तिया का नाम सुना सुना सा लग रहा है। जयमल मेड़तिया साहब वो जो 1561-62 में मेड़ता का राजा था, वही जयमल मेड़तिया मेड़ता हाथ से निकलने के बाद चित्तौड़ में रहने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब उदय सिंह जी घर का धनी, चित्तौड़ का धनी चित्तौड़ में नहीं है, तो किसी दूसरे से तो चित्तौड़ छीनने में आसानी होगी। एक काम करते हैं, जयमल जी को पटाते हैं और जयमल जी को कुछ प्रलोभन देके इस चित्तौड़ की चाबियां ले लेते हैं, चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेंगे। अकबर की नजर में बड़ा इजी टास्क था, लेकिन जयमल मेड़तिया अपने अंदर पिछली हार का जो गुबार भरे हुए था, तो सूचना पहुंचाई जाती है अकबर के द्वारा कि देखो जयमल जी, बात ऐसी है, आप सेनापति हो यहाँ के, ठीक बात है, लेकिन ये किला हमें दे दो आप। जयमल मेड़तिया ने मना कर दिया कि किला नहीं दूंगा। फिर कहा कि देखो बात ऐसी है कि आप यहां क्यों, आप मेड़ता आपके पास नहीं है इसीलिए तो आप यहां आए, तो एक काम करो, मेड़ता आपको वापस दे देते हैं। आप नाराज मत हो यार, मेड़ता आपको वापस मिल जाएगा, हमने जीता था, हमारी गलती थी, लेकिन इस बार मेड़ता आपको वापस दे दिया जाएगा। मना कर दिया। जयमल मेड़ता कहता है कि नहीं, चित्तौड़ का किला मैं वापस किसी कंडीशन पे नहीं दूंगा। अकबर बार बार कहता है कि कौन सा चित्तौड़ तेरा है, तू क्यों मर रहा है बिना काम, चित्तौड़ का जो राजा है वो तो छोड़ के भाग चुका और तुझे मौत के मुंह में डाल के जा चुका। तब जयमल जी जवाब देते हैं कि हे गढ़ मारो मुंह दणी, हे गढ़ मारो मुंह दणी, असुर फिरे किम आण, और कूचा दूध चित्रकूटरी, दीदी मोहित दीवान। कि जो तू कह रहा है अकबर कि ये किला कौन सा तेरा है, तो सुन मेरी बात, चित्तौड़ के किले की जिम्मेदारी, इसकी जो चाबियां हैं, वो मेवाड़ के दीवान, मेवाड़ के राजा उदय सिंह जी ने मुझे दी है। और अभी वर्तमान कंडीशन में मुंह धनी, मैं इस किले का धनी हूं और तू एक असुर की भांति इस किले के चारों तरफ मंडरा रहा है, तो इस किले की चाबियां मैं नहीं दूंगा। तो जयमल मेड़तिया जी के जो ये शब्द थे कि हे गढ़ मारो मुंह धनी, असुर फिरे किम आण, कूचा द्यू चित्रकूटरी, दीदी मोहित दीवान, ये बात सुनकर अकबर फिर दोबारा एक और ट्राई करता है कि चलो एक काम करो, ज्यादा फालतू की डायलॉग बाजी तो करो मत हो, आप एक काम करो, मेड़ता के साथ साथ नागौर भी ले लो, अब तो खुश हो जाओगे भाई, नेड़ता तुम्हारा तुम्हें मिल जाएगा, और मेड़ता के साथ साथ नागौर भी तो दे रहे हैं, अब तो हट जा। जयमल जी ने कहा कि सुन, भूख न मेटे मेड़तो और ना मेटे नागौर, और रजवट भूख अनोखड़ी, मर्या मिटे चित्तौड़। कि ये मेड़ता और नागौर लेने की भूख मुझे नहीं है, मैंने वादा किया है उदय सिंह जी के साथ कि जब तक जिंदा रहूंगा, मेरे खून की आखिरी बूंद रहेगी, तब तक इस चित्तौड़ किले की रक्षा करूंगा। फिर अकबर ने कहता भाई ऐसे नहीं मानेगा, और मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा तो फिर युद्ध होगा। अब युद्ध का परिदृश्य आप ये देखिए, अकबर इस बात को जानता था कि इस चित्तौड़ के किले को जीतना है तो छल कपट का सहारा लेना पड़ेगा। तो अकबर ने तोप चलाई, और तोप चलाने के बाद चित्तौड़ की एक दीवार ढहा दी और वहां से अंदर घुसने की कोशिश की। तो अकबर सोचता, रात को दीवार गिराता, सेना को सुबह के लिए तैयार करता कि इस टूटे हुए हिस्से से अंदर घुसेंगे। अकबर जब सुबह उठता, दीवार वापस बनी हुई मिलती। फिर अगले दिन अकबर उस दीवार को तोड़ता, फिर रातों रात वो दीवार बन जाए। कि इस दीवार को बनवा कौन रहा है यार इतना जल्दी, और इतने खतरनाक कारीगर। एक दिन जब वो दीवार तोड़ी, तो रात को अकबर बैठा बैठा देखता रहा कि इस बार कौन दीवार को चुनवा रहा है रातों रात। जयमल उस दीवार का निरीक्षण करता है, और उसको जब उसको तैयार करवाता है दीवार को वापस, तो अकबर अपनी संग्राम नाम की बंदूक से निशाना लगाता है, और जयमल इस फायर में जो वो निशाना लगाया अकबर ने अपनी बंदूक से, उसमें जयमल की एक टांग पे आके गोली लगती है, और जयमल जो है लंगड़ा हो जाता है। जयमल के लंगड़ा होने के बाद अकबर सोचता है कि ये अच्छा मौका है, इस टाइम पे अपन अटैक करेंगे।
जयमल लंगड़ा हो चुका है, दीवार तो रातों रात बनवा देता था, अब रातों रात टांग दूसरी थोड़ी लगवा लेगा जयमल। जयमल सुबह सुबह टेंशन में है। इधर अंदर भी युद्ध की तैयारियां चल रही, बाहर मुगलों ने युद्ध की तैयारियां कर रखी है। जयमल जी थोड़े उदास उदास बैठे हुए हैं। कल्ला जी राठौड़ आए, कल्ला जी ने पूछा, अंकल इतने परेशान क्यों लग रहे हो आज सुबह सुबह, आज किस बात से मूड खराब है? कि मूड इस बात के लिए खराब है कि तुम सब युद्ध लड़ोगे, मेवाड़ के लिए लड़ने का तुम्हारे पास ये अवसर है, तुम्हारा सौभाग्य है, और मेरा दुर्भाग्य यह है कि युद्ध से एक रात पहले मेरी ये टांग खराब हो चुकी है। खल्ला जी बोले कि बस इतनी सी बात, टेंशन की बात की यार, एक काम करो अंकल तुम बैठो इधर। कंधे पे बिठाया कल्ला जी राठौड़ ने जयमल जी को, और युद्ध की शुरुआत हुई। और युद्ध में वो दोनों ऊपर नीचे क्या भयंकर तरीके से युद्ध लड़े। अकबर दूर खड़ा होकर देख रहा कि ये 4 हाथ वाला व्यक्ति है कौन, ये तो साक्षात देवता है, साक्षात शेषनाग का अवतार है। नीचे 2 हाथ कल्ला जी राठौड़ के चल रहे और ऊपर 2 हाथों से तलवारें जयमल मेड़तिया जी चला रहे हैं, और 4 हाथों से तलवारें चलती देख मुगल सेना, आधी मुगल सेना तो शस्त्र डाल के चली गई। अंत में इस युद्ध में अकबर की विजय हुई, जयमल मेड़तिया मारा गया, पत्ताजी चुंडावत मारे गए, और वीर कल्ला जी राठौड़ भी वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद अकबर किले के अंदर घुसता है और उस किले में रहने वाले 30,000 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार देता है। ये 30,000 लोगों को बिना गलती के मारना अकबर के जीवन पे एक कलंक साबित होता है। इतिहासकार अकबर की महानता का वर्णन करते हैं, लेकिन चित्तौड़ आक्रमण के समय अकबर ने जिन 30,000 निर्दोष लोगों को मारा था, यह अकबर के जीवन का सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। युद्ध में मारो आप, युद्ध में जितने मर गए उनका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन जब आप चित्तौड़ किले को जीत चुके, वहां के रक्षक मर चुके, उदय सिंह जी वहां नहीं है, तो किले को जीतने के बाद उन निर्दोषों को मारने की क्या आवश्यकता थी? खैर, अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया और चित्तौड़ पर अपने प्रशासक आसफ खां को नियुक्त किया। तो अकबर ने चित्तौड़ जीतने के बाद आसफ खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। जयमल मेड़तिया, पत्ता चूड़ावत और कल्ला जी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए थे, और पत्ताजी चूड़ावत की जो पत्नी थी फूल कंवर, जो जयमल मेड़तिया की बहन भी लगती थी, इस फूल कंवर के नेतृत्व में यहां जौहर हुआ। और 1567-68 की ये जो घटना है, इसे चित्तौड़ का तीसरा साका कहा जाता है। तो चित्तौड़ का पहला साका 1303 रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, चित्तौड़ का दूसरा साका 1534-35 कर्मावती का जौहर बहादुर शाह का आक्रमण, और चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 में फूल कंवर का जौहर और अकबर का आक्रमण। तो साथियों, चित्तौड़ जीतने के बाद अकबर के मन में यह था कि यार जयमल जी और पत्ता जी और कल्ला जी राठौड़ किस वीरता के साथ इस युद्ध में लड़े थे, इसलिए इनके सम्मान में, इनके वीरता के सम्मान में, जयमल मेड़तिया और पत्ता चूड़ावत के सम्मान में अकबर ने आगरा किले के बाहर, आगरा का किला जिसमें अकबर रहा करता था, आगरा के किले के बाहर पत्थर की मूर्तियां बनवाई, गजारूढ़ मूर्तियां, गजारूढ़ मतलब हाथी पर बैठे हुए। आगरा का जो मेन दरवाजा है, उस दरवाजे के दोनों तरफ, एक तरफ पत्ता जी, एक तरफ जयमल मेड़तिया, इनकी मूर्तियां बनवाई। और फिर बाद में जब औरंगजेब का शासनकाल आया, जब औरंगजेब राजा बना, तो औरंगजेब ने एक दिन ऐसे पूछ लिया कि यार ये 2 हाथी पर बैठे हुए जो ये अंकल है ना, जिनकी मूर्तियां बनी हुई है, ये कोई बहुत बड़े योद्धा थे क्या? तो सैनिकों ने कहा कि हाँ, बहुत दमदार योद्धा थे। कि कब के हैं ये? कि ये तुम्हारे जो परदादा जी हैं, उन परदादा जी अकबर जी के टाइम के हैं। और अकबर ने एक बार चित्तौड़ पर अभियान किया था,
ये उस समय लड़े थे। अच्छा, अपनी तरफ से लड़े होंगे, अपनी तरफ से नहीं लड़े, अपने खिलाफ लड़े थे, दौड़ा दौड़ा के मारा था मुगलों को। तो औरंगजेब ने कहा कि फिर इनकी मूर्तियां यहां क्या कर रही, तुड़वाओ इन मूर्तियों को। तो बाद में उन मूर्तियों को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। औरंगजेब ने तुड़वाया, अकबर ने इन मूर्तियों का निर्माण करवाया था। और अकबर ने वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता के नाम से आज हम जानते हैं, लेकिन उस समय साक्षात 4 हाथों वाला देवता शेषनाग का अवतार, साक्षात विष्णु का अवतार माना अकबर ने। तो अकबर कल्लाजी राठौड़, पत्ता चुंडावत और जयमल मेड़ता की वीरता से काफी प्रसन्न हुआ। चित्तौड़ 1567-68 में मुगलों के हाथ में चला गया। 1567-68 से लेकर 1615 में जो मुगल मेवाड़ संधि होगी, अब आप देख लो कि 1567-68 से लेकर 1615 तक चित्तौड़ मेवाड़ के गुहिल वंशों के अधिकार में नहीं रहेगा, बल्कि मुगलों के अधिकार में रहेगा। 1567-68 में अधिकार किया अकबर ने, और 1615 तक मुगल मेवाड़ संधि तक इस चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार रहा। यानी कि मेवाड़ राजवंश के राजाओं, स्पेशली महाराणा प्रताप के जीवन में चित्तौड़ मेवाड़ के गुहिल वंश के शासकों के अधिकार में नहीं था, बल्कि मुगलों के अधिकार में था। अकबर ने आसफ खां को यहां चित्तौड़ पर नियुक्त कर दिया, अपना प्रशासक बना दिया। उदय सिंह जी जो थे वो पहले गिरवा की पहाड़ियों में थे, और फिर बाद में गोगुंदा में जाकर रहने लगे, गोगुंदा से शासन संचालित करने लगे। होली का दिन था 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह जी होली के दिन मरे, गोगुंदा में इनकी मृत्यु हुई। याद रखना, चित्तौड़ का किला 1567-68 में मुगलों के हाथ में जा चुका है। अब गुहिल वंश के शासकों के हाथ में चित्तौड़ नहीं है, इसलिए गोगुंदा को अपना केंद्र बनाया। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह जी की मृत्यु गोगुंदा में हो गई। अब उदय सिंह जी की मृत्यु जब हुई, उदय सिंह जी की 3 पत्नियां थी। एक पत्नी जो मुख्य पत्नी थी रानी जयवंताबाई, एक थी सज्जाबाई और एक थी धीरबाई बटियाणी। जयवंताबाई के जन्म हुआ महाराणा प्रताप का, सज्जाबाई के जन्म हुआ शक्ति सिंह जी का, और धीरबाई बटियाणी जो थी उनके जन्म हुआ जगमाल का। इन तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा जो योग्य व्यक्ति था वो था प्रताप सिंह, जो आगे महाराणा प्रताप के नाम से राजा बनेगा। प्रताप सिंह सबसे योग्य था, लेकिन उदय सिंह जी की सबसे प्रिय जो रानी थी, जिसे वो सबसे ज्यादा स्नेह रखते थे, वो थी धीरबाई बटियाणी। बटियाणी इसलिए कहा जाता है कि जैसलमेर के भाटियों की बेटी थी, इसलिए इन्हें बटियाणी कहा जाता है। धीरबाई बटियाणी के प्रति विशेष लगाव के कारण उदय सिंह जी ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, जबकि सबसे योग्य था प्रताप सिंह, जो महाराणा प्रताप बनेगा आगे। लेकिन धीरबाई बटियाणी के विशेष आग्रह पर, विशेष स्नेह पर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी उदय सिंह जी ने नियुक्त कर दिया। जिस समय उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो ये प्राचीन राजवंशों में ये परंपराएं थी कि जब मृत राजा का अंतिम संस्कार होगा, उस अंतिम संस्कार में बाकी लोग तो शामिल होंगे, लेकिन जो अगला उत्तराधिकारी होगा उसी समय उसका राज्यारोहण होगा। यानी कि मेवाड़ का जो राज सिंहासन है, मेवाड़ की जो राजगद्दी है, वो राजगद्दी कभी खाली नहीं रहेगी। इसलिए गोगुंदा के शाही शमशान घाट में उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार हो रहा था, वहीं गोगुंदा के महलों में धीरबाई बटियाणी के बेटे जगमाल का राज्याभिषेक समारोह हो रहा था। जब मेवाड़ की जनता ने महाराणा उदय सिंह जी के अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप को वहां देखा अंतिम संस्कार में, तो लोगों ने आपस में बातचीत करना स्टार्ट की कि अगर महाराणा प्रताप यहां है तो फिर राज्याभिषेक किसका हो रहा है।
तो राणा प्रताप के जो नाना जी थे अखेराज सोनगरा जी, अखेराज सोनगरा जी ने यह देखा कि प्रताप यहां मौजूद है, राज्याभिषेक किसका हो रहा है। तो सारे सामंतों को इकट्ठा किया और अखेराज सोनगरा जी चले गए गोगुंदा के महलों में। जैसे ही इनका अंतिम संस्कार खत्म हुआ उदय सिंह जी का, गोगुंदा के महलों में जाकर देखा तो जगमाल वहां राजा बन चुका था। सामंतों ने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि जगमाल हमारा राजा बनेगा। सामंतों की पहली मांग थी प्रताप, प्रताप और सिर्फ प्रताप, क्योंकि प्रताप बचपन से वीर था और बचपन से ही मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा प्रताप के किस्से प्रचलित हो चुके थे। इसलिए राजमहल की क्रांति हुई। राजमहल की क्रांति का मतलब है कि जगमाल को गद्दी से हटाकर प्रताप का शासक बनना, यह जो घटना है इसे राजस्थान के इतिहास में राजमहल की क्रांति कहा जाता है। क्योंकि उदय सिंह जी ने जगमाल को राजा बना दिया था, जनता और जो सरदार थे वो महाराणा प्रताप को राजा बनाना चाह रहे थे, इसलिए राजमहल की क्रांति हुई। मतलब जगमाल को सिंहासन पे से हटाया गया और महाराणा प्रताप की ताजपोशी की गई, महाराणा प्रताप को राजा बनाया गया। इस घटना को राजमहल की क्रांति के नाम से जानते हैं। अब महाराणा प्रताप जब राजा बने तो ये जगमाल नाराज हुआ और जगमाल इस बात से नाराज होकर चला जाता है अकबर की शरण में। और अकबर ने इसका स्वागत किया, क्योंकि अकबर के जीवन का तो उद्देश्य यह था कि किसी ना किसी प्रकार से कंप्लीट मेवाड़ को अपने अधिकार में ले ले। चित्तौड़ को तो वो पहले अपने अधिकार में ले चुका है, अब बचे हुए कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर, यहां पर भी वो अधिकार करना चाह रहा है। और मेवाड़ की शाही परिवार का, रॉयल फैमिली का कोई बंदा अगर अकबर के पास जा रहा है तो ये तो अकबर की जीत है एक तरीके से। अकबर ने जगमाल का स्वागत किया कि आओ। अब जगमाल जो है मेवाड़ की कमजोरियां बताएगा अकबर को। तो अकबर ने जगमाल को खुश करने के लिए जहाजपुर का परगना दे दिया साहब कि जहाजपुर आज से तुम्हारा। सिरोही का आधा राज्य भी जगमाल को सौंप दिया गया, क्योंकि सिरोही में उस समय जो देवड़ा भाई थे, देवड़ा परिवार के जो दो सदस्य थे, उन दोनों भाइयों में विवाद चल रहे थे। तो आधे सिरोही पर तो अकबर ने अधिकार कर लिया था और आधे सिरोही पर अभी भी सुल्तान देवड़ा का अधिकार था। और बाद में बताया जाता है कि साहब एक युद्ध हुआ और युद्ध का नाम था दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध, इस दत्तानी के युद्ध में सुल्तान देवड़ा, इस सुल्तान देवड़ा ने इस जगमाल की हत्या कर दी और पूरे सिरोही पर अपना अधिकार कर लिया था। तो जहाजपुर का परगना और सिरोही का आधा राज्य जगमाल को अकबर ने दिया था और सिरोही के आधे राज्य पर सुल्तान देवड़ा का अधिकार था। बाद में दत्तानी का युद्ध हुआ और दत्तानी के युद्ध में जगमाल मारा गया और बाकी के सिरोही पर भी सुल्तान देवड़ा ने अपना अधिकार कर लिया। जगमाल के कहने पर कुछ समय बाद शक्ति सिंह जो है वो भी अकबर की शरण में चला जाता है, यानी कि जगमाल पहले जाता है और शक्ति सिंह बाद में जाता है। कुल मिला के महाराणा प्रताप राजा बन चुके हैं और महाराणा प्रताप के दो भाई शक्ति सिंह और जगमाल अकबर की शरण में जा चुके हैं। अगले शासक बनते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जिनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में इनका जन्म माना जाता है। जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को इनका जन्म हुआ और हिंदी तारीख विक्रम संवत के हिसाब से देखी जाए तो 1597 थी। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था, माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के अखेराज सोनगरा की बेटी थी।
पत्नी का नाम अजब दे पंवार था। इनके बेटे का नाम अमर सिंह जी था, जो महाराणा प्रताप के बाद अगले राजा बनेंगे। इनका एक प्रिय घोड़ा था, इसका नाम था चेतक, और चेतक के बलिदान की कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं, और अभी हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक का और रोचक वर्णन देखेंगे। महाराणा प्रताप के एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद, और एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो चेतक तो इनका घोड़ा था और राम प्रसाद इनका हाथी था। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे, नाम था उनका चक्रपाणी मिश्र। और साथियों, चक्रपाणी मिश्र से आरएस मेंस में एक प्रश्न आया था, और वो प्रश्न ये था कि विश्व वल्लभ किसकी रचना है? तो विश्व वल्लभ जो है साथियों, वो चक्रपाणी मिश्र की रचना है। और चक्रपाणी मिश्र जो है वो दरबारी विद्वान थे महाराणा प्रताप के। इसके अलावा इन्होंने 2 और किताबें लिखी, एक थी मुहूर्त माला और एक का नाम था राज्याभिषेक पद्धति। तो चक्रपाणी मिश्र, विश्व वल्लभ इनके द्वारा लिखा गया, मुहूर्त माला इनके द्वारा लिखा गया, और राज्याभिषेक पद्धति नामक ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखा गया। यह चक्रपाणी मिश्र थे। इसके बाद अगर महाराणा प्रताप की हम बात करें तो महाराणा प्रताप को बचपन में, जो मेवाड़ का भील बाहुल्य क्षेत्र था, वहां बचपन में छोटे बच्चों को भीलों के क्षेत्र में कीका या कूका कहा जाता था। कीका या कूका, तो महाराणा प्रताप को बचपन में कीका या कूका के नाम से ही जाना जाता था। महाराणा प्रताप को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। अब एक बात को आप ये हमेशा याद रखना कि अगर राजस्थान का गौरव क्वेश्चन में पूछा जाए और अगर किसी व्यक्ति का नाम ऑप्शन में हो तो महाराणा प्रताप को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगर राजस्थान का गौरव पूछा जाए और किसी व्यक्ति का नाम नहीं मिले और किसी दुर्ग का नाम हो तो चित्तौड़ के किले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद महाराणा प्रताप का एक नाम मिलता है वीर शिरोमणि, और एक नाम आगे साहित्य में प्रचलित होगा महाराणा प्रताप का, वो है पाथल। पाथल और पीथल ये एक पत्र व्यवहार था जो बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप के बीच एक संवाद हुआ, उसमें महाराणा प्रताप का नाम पाथल प्रयोग में लिया गया। बाद में कन्हैयालाल जी सेठिया के द्वारा एक कविता लिखी गई पाथल पीथल नाम से। तो पाथल पीथल जो कविता थी कन्हैयालाल सेठिया जी के द्वारा लिखी गई थी, और पाथल पीथल नाम से जो पत्र व्यवहार था वो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप जब शासक बने तो महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक जो है वो गोगुंदा में हुआ। उसी दिन जिस दिन जगमाल को हटाया गया, उसी दिन जिस दिन उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ। और पहला जो ये राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा में, उस समय सलूम्बर के रावत कृष्णदास चुंडावत जी ने महाराणा प्रताप को सम्मान की तलवार भेंट की, इनका राज्याभिषेक करवाया। और जब दूसरा राज्याभिषेक उनका कुंभलगढ़ में हुआ, इस विधिवत राज्याभिषेक के समय या द्वितीय राज्याभिषेक के समय मारवाड़ के जो शासक थे राव चंद्रसेन जी, इन राव चंद्रसेन जी की भी उपस्थिति वहां पर थी, यानी कि राव चंद्रसेन जी भी उस राज्याभिषेक समारोह में पहुंचे थे। याद रखना, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक पहला दूसरा कोई सा भी चित्तौड़ में नहीं हुआ, क्योंकि चित्तौड़ तो 1567-68 में अकबर के अटैक के टाइम पर ही हाथ से निकल चुका है, और अगले 1615 तक मुगल मेवाड़ संधि तक चित्तौड़ का कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए गोगुंदा में पहला राज्याभिषेक हुआ और दूसरा राज्याभिषेक हुआ कुंभलगढ़ में, क्योंकि कुंभलगढ़ ही अब ऐसा किला इनके पास बचा हुआ था जो सुरक्षात्मक तरीके से सुदृढ़ था। महाराणा प्रताप के बारे में हम आगे देखते हैं तो महाराणा प्रताप के सबसे प्रबल जो शत्रु था वो था मुगल बादशाह अकबर, और महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा जो शत्रु ये मुगल बादशाह अकबर है। इस अकबर का एक सपना था, क्योंकि अकबर ने 1562 में पहले आमेर के राजा भारमल को अधीनता स्वीकार करवा दी। उसके बाद 1568-69 के अंदर रणथंबोर पर
अधिकार कर लिया और बूंदी के जो शासक थे राव सुरजन हाड़ा, उन्होंने भी अधीनता अकबर की स्वीकार कर ली। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया और उस नागौर दरबार में जैसलमेर के हर्राज भाटी, बीकानेर के राव कल्याणमल और बाकी लोगों के द्वारा भी अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। राजस्थान के केवल 2 शासक बचे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उसमें एक नाम आता है महाराणा प्रताप और दूसरा नाम आता है मारवाड़ का राव चंद्रसेन। तो अकबर महाराणा प्रताप को व्यक्तिगत रूप से अपने अधीन लाना चाहता था, मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था और यह चाहता था कि ये जो महाराणा प्रताप अपनी छाती चौड़ी कर कर घूमता है, यह महाराणा प्रताप जो मुगलों के नाम से अपने मूंछों को ताव देता है, इसे एक दिन इन बाकी राजपूतों की तरह अपने दरबार में खड़ा करूंगा और इसकी पगड़ी मेरे चरणों में होगी। लेकिन अकबर का यह सपना पूरा नहीं हुआ। तो अकबर का सबसे बड़ा, महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था अकबर, और अकबर का सबसे बड़ा सपना था कि इस महाराणा प्रताप को मैं व्यक्तिगत रूप से अपने अधीन लेकर आऊं। तो इस बात के लिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे कि देखो प्रताप जी, बात ऐसी है कि तुम्हारे पापा भी पहले ऐसे ही हुआ करते थे, लेकिन जब हमने अटैक किया तो तुम्हारे पापा से भी हमने चित्तौड़ का किला छीन लिया था। तो राजी राजी ये कुंभलगढ़ का किला हमें दे दो, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं दिया। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजे और इनका क्रम यह है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले भेजा 1572 में जलाल खां कोरची को। जलाल खां के बाद मानसिंह जी गए, मानसिंह जी के बाद भगवंत दास जी गए और भगवंत दास जी के बाद टोडरमल जी गए। तो पहला जो ये जलाल खां जी को भेजा गया था ये 1572 में था, बाकी तीनों 1573 में भेजे गए। और एक रोचक कहानी मानसिंह जी के समय की है कि जब मानसिंह जी डूंगरपुर अभियान से वापस आ रहे थे, गुजरात से डूंगरपुर अभियान से जब वापस आ रहे थे, तो मानसिंह जी की भेंट उदय सागर झील की पाल पर हुई। उदय सागर झील की पाल पर महाराणा प्रताप से मिलने के लिए मानसिंह जी पहुंच गए अपनी सेना को साथ लेकर। प्रताप से मुलाकात हुई। अब प्रताप से जब मुलाकात हुई तो प्रताप ने कहा कि ठीक है, जो भी काम की बात है, अभी तो आप आए हो, रेस्ट वेस्ट करो, शाम को आपके लिए भोजन का इंतजाम किया जाएगा और आपकी जो भी कोई बातचीत है, जो भी आप मुझे समझाना चाहते हैं, शाम को बात करेंगे। उनके लिए भोजन का इंतजाम करवाया गया, दाल बाटी चूरमा उनके लिए बनवाया गया और उदय सागर झील की पाल पर यह इनकी मीटिंग हुई। लेकिन जब शाम को खाना खाने बैठे तो महाराणा प्रताप वहां उपस्थित नहीं थे। मानसिंह के साथ खाना खाने के लिए महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह जी को भेजा। तो मानसिंह के साथ में कोई आदमी था, कोई सैनिक था, उसने कहा देखो मैंने कहा था ना मानसिंह जी, महाराणा प्रताप तुम्हारे साथ खाना खाने नहीं आएंगे। महाराणा प्रताप ने अपने बेटे को भेजा है और महाराणा प्रताप तो तुम्हें राजपूत मानते ही नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी बेटियों का विवाह मुगलों में कर दिया। तुम्हारी फूफा जी लगते हैं अकबर और तुम्हारी फूफा जी की शादी हुई है मुगलों में, इस वजह से महाराणा प्रताप तो तुम्हें राजपूत मानता ही नहीं है, तुम्हारे साथ खाना इसलिए बैठ के नहीं खा रहा हो। इतने में मानसिंह का दिमाग खराब। मानसिंह ने अमर सिंह जी से पूछा कि देखो अमर सिंह जी, पिताजी कहाँ हैं आपके? अमर सिंह जी ने कहा कि पिताजी का तो थोड़ा पेट वेट खराब है, तो पिताजी नहीं आएंगे, मेरे साथ ही खा ले, मुझ में क्या कमी है। मानसिंह ने कहा कि मैं महाराणा प्रताप के साथ ही भोजन करूं। अमर सिंह जी ने कहा देख तू खाए तो खा और नहीं खाए तो मत खा, मैं कुत्तों को खिला दूंगा, मेरा बाप तो आज आए न कल आए। इतने मानसिंह जी का दिमाग खराब। मानसिंह जी खड़े हुए और मानसिंह जी ने सेना को तैयार किया और मानसिंह जी वापस जाने लगे। जाते जाते अमर सिंह जी ने एक बार और पूछ लिया, भाई देख ले दाल बाटी चूरमा खाए तो खा ले, वरना कुत्तों को ही खिलाएंगे हम भी। मानसिंह जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हारे पिता के पेट दर्द को जानता हूं और अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे पिता के पेट दर्द का इलाज साथ लेके आऊंगा और उस पेट दर्द का इलाज मैं करके जाऊंगा तुम्हारे।
वो तो मुझे पता चल गया कौन सा दर्द है तुम्हारे पेट में, लेकिन अगली बार जब अपनी मुलाकात होगी तो तुम्हारे पेट दर्द की गोली के साथ होगी। अमर सिंह जी जो महाराणा प्रताप का पुत्र था, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का डीएनए उसके रगों में था। अमर सिंह जी ने कहा कि चल 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 तू भी आ जाना और तेरे फूफा जी को भी लिया ना, अकबर को भी, फालतू ज्यादा दादागिरी लगाने की आवश्यकता नहीं है। मान सिंह अकबर के पास आया। मान सिंह ने कहा कि अटैक करना है, महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा क्योंकि उसने मेरी इज्जत खराब की, मेरा अपमान किया। अकबर ने कहा कि बे थम जा थोड़ा, इतना गुस्सा मत कर लाडले, बात बता बात क्या हुई। कि बात क्या होगी, बात तो हुई नहीं, खाने के टाइम बात करने के लिए बोला था, दिन भर इंतजार और करवाया, शाम को खाना अमर सिंह खाना खाने के लिए आया। चलो कोई बात नहीं मान सिंह जी, ठंडे दिमाग से काम में लो, एक काम करो, तुमसे काम नहीं हुआ ना, हो सकता है तुम्हारे पापा कर दे। तो फिर मान सिंह के पापा को भिजवाया गया अगली बार, लेकिन पापा से भी पार नहीं पड़ी। फिर टोडरमल को भिजवाया गया, जो टोडरमल राजस्व विभाग देखता था अकबर का दोस्त था, अकबर का वित्त मंत्री था। टोडरमल जी से भी पार नहीं हुई। अकबर ने 4 बार लोगों को समझाने भिजवाया, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माना। इसीलिए फिर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में अब युद्ध स्टार्ट होंगे। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में छोटी मोटी झड़पों को अगर हटा दें तो मेन 3 बड़े युद्ध हुए। पहला युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 जून 1576 को लड़ा गया, और अकबर की सेना का नेतृत्व इस युद्ध में करने वाला व्यक्ति था आमेर का मान सिंह। दूसरा युद्ध 1578 में कुंभलगढ़ का लड़ा गया, और इस समय अकबर का सेनापति था शाहबाज खान। और तीसरा युद्ध दिवेर का युद्ध लड़ा गया 1582 में, उस समय अकबर का सेनापति था सुल्तान खान। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है साथियों 18 जून 1576 को लड़ा गया, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के संग्रहालय में जो अभिलेख लिखा हुआ है इस युद्ध का, उस अभिलेख के अनुसार इस युद्ध की तारीख बताते हैं 21 जून 1576। यह युद्ध अगर एग्जाम में इसकी तिथि पूछी जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 18 जून भी ऑप्शन में हो और 21 जून भी ऑप्शन में हो, आपको 18 जून सही मानना है। लेकिन अगर प्रश्न में कोटेशन दिया हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, देन हमें आंसर लिखना है 21 जून 1576। हल्दी घाटी का मैदान जहां यह युद्ध लड़ा गया एक तंग दर्रे से होकर गुजरता था, पहाड़ी एरिया था। खमनोर और गोगुंदा के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र था, उस पहाड़ी क्षेत्र में यह युद्ध लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का मैदान कहां है, तो खमनोर और गोगुंदा के बीच में है। और हल्दी घाटी को रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। और हल्दी घाटी को हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है कि हल्दी घाटी क्षेत्र की जो मिट्टी है वो हल्दी की तरह पीले रंग की है, इसलिए उसे हल्दी घाटी का नाम दिया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा। इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा, तो हमारे सामने नाम आता है कि इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहने वाला जो व्यक्ति था वो था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध पहली बार नाम दिया, तब से हल्दी घाटी का युद्ध ही इसे नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का थर्मोपोली भी कहा। थर्मोपोली का जो युद्ध एथेंस और फारस के बीच लड़ा गया वो थर्मोपोली का युद्ध बताया गया कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। तो हल्दी घाटी के युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध और मेवाड़ का मैराथन कहने वाला व्यक्ति था आपका कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है, इसे खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है, इसे बादशाह बाग का युद्ध भी कहा जाता है, बनास का युद्ध भी कहा जाता है और हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। गोगुंदा का युद्ध कहने वाला व्यक्ति था अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी
जो अकबर की सेना में मौजूद था, अकबर के सेनापति के रूप में मौजूद था, और वो स्वयं एक इतिहासकार था। और अब्दुल कादिर बदायूनी इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार था जिसने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में इस हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया। तो बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो खमनोर का युद्ध कहने वाला व्यक्ति था अबुल फजल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, अबुल फजल। और अबुल फजल के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था अकबरनामा। अकबरनामा के 3 पार्ट थे, और 3 पार्ट में से जो तीसरे नंबर का पार्ट था उसका नाम था आइन ए अकबरी। तो अकबरनामा और आइन ए अकबरी 2 अलग अलग किताबें नहीं है। अकबरनामा का ही तीसरा पार्ट है आइन ए अकबरी। लेकिन यह आइन ए अकबरी इतना फेमस हुआ कि अब इसको अलग किताब के रूप में ही जाना जाने लग गया कि साहब अबुल फजल ने 2 किताबें लिखी, अकबरनामा और आइन ए अकबरी, जबकि 2 अलग अलग किताबें नहीं लिखी। किताब एक ही थी, अकबरनामा, और उस अकबरनामा का थर्ड पार्ट जो था, तीसरा खंड जो था, वो था आइन ए अकबरी। उसमें ही अबुल फजल कहता है कि साहब ये युद्ध खमनोर का युद्ध था। इसे बादशाह बाग का युद्ध कहने वाले इतिहासकार थे A.L. श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। इसे बनास का युद्ध कहा गया क्योंकि ये खमनोर, गोगुंदा, दिवेर, इस वाले क्षेत्र में खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, और ये बनास का युद्ध कहलाया। इस युद्ध में हाथियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। कौन कौन से हाथी इस युद्ध में लड़े, इस पर प्रश्न भी आया हुआ है। आरपीएससी ने 2nd ग्रेड एग्जाम में एक बार ये पूछा कि हल्दी घाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा हाथी मौजूद नहीं था। तो महाराणा प्रताप की तरफ से जिन हाथियों ने इस युद्ध में भाग लिया वो एक था लूणा और एक का नाम था राम प्रसाद। बताया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान ही भगवान दास जी ने इस राम प्रसाद को पकड़ लिया था और इस राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। तो राम प्रसाद और लूणा जो हाथी थे वो प्रताप की तरफ से लड़े। वहीं अकबर की सेना की तरफ से जो हाथी इस युद्ध में मौजूद थे उसमें गजमुक्ता, गजराज और रणमदार, इसके अलावा मानसिंह का हाथी मर्दाना भी इस युद्ध में अकबर की सेना में मौजूद था। तो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्ता, गजराज और रणमदार, इन हाथियों ने इस युद्ध में भूमिका निभाई। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का थर्मोपोली कहा। कर्नल जेम्स टोड ने ही पहली बार इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। A.L. श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा। युद्ध की तैयारियां हुई और युद्ध स्टार्ट हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी, और इस बदायूनी ने अपनी आंखों देखा वर्णन इस युद्ध का किया अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में। तो यह पुस्तक बदायूनी की है और इस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। अकबर ने इस युद्ध की योजना तैयार की और योजना बनाने के लिए अकबर खुद अजमेर आया, और अजमेर में वर्तमान में जिसे मैगजीन का किला कहा जाता है, उस जमाने में उसे अकबर के किले के नाम से जाना जाता था। तो मैगजीन दुर्ग जो अजमेर में मौजूद है उसमें अकबर ने इस युद्ध की पूरी रणनीति तैयार की कि कौन लड़ने जाएगा, कैसे सेना का संचालन होगा, कौन कौन से हथियार काम में लिए जाएंगे, कौन कौन से हाथी काम में लिए जाएंगे, किस प्रकार सेना की रणनीति तैयार की जाएगी। वो सारा जो प्लान था वो अकबर ने मैगजीन के किले में इस युद्ध का प्लान तैयार किया और मान सिंह को पहली बार स्वतंत्र सेनापति के रूप में अकबर ने भेजा, क्योंकि अब तक मान सिंह जो अभियान कर रहा था अकबर की ओर से वो या तो भगवान दास के अंडर जा रहा था या टोडरमल के अंडर जा रहा था या खुद अकबर के अंडर एक उप सेनापति के रूप में जा रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मान सिंह ने कोई स्वतंत्र रूप से सेनापतित्व नहीं किया। पहली बार मान सिंह को भेजा गया, तो प्रथम बार मुख्य सेनापति के रूप में मान सिंह को अकबर ने तैयार किया।
मानसिंह इस युद्ध के लिए तैयार हुआ। मानसिंह सेना लेकर आगे बढ़ता है और मानसिंह ने राजसमंद के मोलेला नामक स्थान पर अपनी सैनिक छावनी बनाई, अपना पड़ाव डाला। उधर दूसरी ओर प्रताप अपनी सेना को तैयार करता है और प्रताप लोसिंग नामक स्थान पर अपनी सैनिक छावनी बनाता है। तो मानसिंह ने मोलेला को अपनी सैनिक छावनी बनाया, वहीं प्रताप ने लोसिंग को अपना सैनिक केंद्र बनाया। उधर अकबर की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है मानसिंह। इधर महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति के रूप में इस सेना का नेतृत्व करने वाला नेतृत्व करता है हकीम खां सुरी। हकीम खां सुरी जो एक पठान था, महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा है, और मानसिंह जो एक हिंदू था वो अकबर की तरफ से लड़ रहा है। तो इस युद्ध में धार्मिक रूप से तो कोई वाद विवाद नहीं है। कुछ लोग ये बताते हैं कि साहब ये हिंदू और मुसलमानों के बीच युद्ध था और अकबर खराब था और महाराणा प्रताप सही था। ये एक गहरी कंट्रोवर्सी है। अगर वास्तविकता में ये जिहाद होता, वास्तविकता में अगर ये हिंदू मुस्लिम विचारधारा से लड़ा गया युद्ध होता, तो अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सुरी पठान नहीं कर रहे होते। यह युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप की तरफ से ग्वालियर के रामशाह तंवर, भील नेता पूंजा, पुरोहित गोपीनाथ और चारण जैसे योद्धाओं ने युद्ध की कमान संभाली। वहीं दूसरी ओर मानसिंह के साथ अकबर के हरावल दस्ते में आसफ खां मौजूद था, जगन्नाथ कछवाहा भी मौजूद था। युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत में राजपूतों ने मुगलों के ऊपर जो अटैक किया, राजपूत बनास नदी क्रॉस करके दूसरी ओर चले गए। मुगल सेनापति बनास नदी क्रॉस करके दूसरी ओर चले गए थे। राजपूत जो उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से काफी परिचित थे, मेवाड़ के शासक दिन रात उन पहाड़ों में घूमे थे, उन घाटियों में खेले थे, इसलिए महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के मैदान को चुना था लड़ने के लिए, क्योंकि महाराणा प्रताप वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ थे। जबकि अकबर की सेना अब तक उत्तर भारत में लड़ती आ रही थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इस वाले क्षेत्र में लड़ती हुई आ रही थी और वो मैदान में लड़ने के आदी थे। जबकि महाराणा प्रताप ने जो युद्ध क्षेत्र चुना वो पहाड़ों के बीच एक तंग दर्रे से होकर गुजरता था। तो महाराणा प्रताप को इस युद्ध में स्टार्टिंग के अंदर एडवांटेज मिला। अकबर इस युद्ध में लड़ने नहीं आया, और अकबर इस युद्ध में क्या महाराणा प्रताप के सामने पूरी जिंदगी लड़ने के लिए नहीं आया। अकबर कभी मानसिंह को बेचता है, कभी शाहबाज खां को बेचता है, कभी अब्दुल रहीम खाने खाना को बेचता है, कभी जगन्नाथ कछुआ को बेचता है। अकबर कभी नहीं आया इस युद्ध में लड़ने के लिए। युद्ध शुरू हुआ, राजपूतों ने बहुत दमदार तरीके से प्रतिशोध किया, बहुत दमदार तरीके से अटैक किया और मुगल सेना बनास नदी के दूसरे कोने पर भाग गई। जून के समय यह युद्ध लड़ा जा रहा है और जून के समय उस पथरीले क्षेत्र की गर्मी असहनीय गर्मी थी, लेकिन मेवाड़ वालों को तो रास आ रही थी। युद्ध में ज्योग्राफी भी तो इंपॉर्टेंस रखती है। मुगलों के पसीने पसीने छूट रहे थे। ये बदायूनी कहता है कि मस्तिष्क को पिघलाने वाली गर्मी वहां पड़ रही थी। युद्ध का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ। दोपहर के बाद फिर युद्ध की तैयारियां हुई, वापस युद्ध लड़ा गया। बदायूनी आसफ खां से पूछता है कि यार आसफ खां, मुझे एक चीज ये बता कि प्रताप की सेना में भी राजपूत है और मानसिंह अपने साथ जो सेना लेके आया है उसमें भी राजपूत है, तो मुझे यही पता नहीं चल रहा। एक तो ऊपर से मस्तिष्क को पिघला देने वाली गर्मी, उधर प्रताप की सेना के राजपूत भी वैसे ही लग रहे हैं जैसे मानसिंह के सेनापति हैं या मानसिंह के सेना के जो व्यक्ति हैं। तब आसफ खां ने एक जवाब दिया और इतिहासकारों ने उसे जिहाद घोषित किया। आसफ का जवाब देता है कि बदायूनी अपनी आंखें बंद कर
और इस तलवार को घुमा, राजपूत किसी भी सेना का मरे, जीत इस्लाम की होगी। तो इतिहासकार बताते हैं कि साहब आसफ खान ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। आसफ खान, ये आसफ खान, इस आसफ खान ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को जिहाद घोषित किया। राजपूत सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी। तभी एक मुगल सैनिक जिसका नाम था मिहत्तर खां, इस मिहत्तर खां ने डाउन हो चुकी मुगल सेना में वापस जोश भरने के लिए, सेना को वापस मोटिवेट करने के लिए एक अफवाह उड़ाई कि बादशाह सलामत मुगल बादशाह अकबर स्वयं इस युद्ध के मैदान में पहुंच रहे हैं। यह खबर सुनकर मुगल बादशाहों, मुगल सैनिकों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और अब नए मोटिवेशन के साथ लड़ने लगे। और यह दाव राजपूतों के ऊपर भारी पड़ गया। युद्ध में एक समय ऐसा आया जब महाराणा प्रताप बीच में गिर गए और चारों तरफ से मुगलों ने उसे घेर लिया। यह वो समय था जब महाराणा प्रताप ने मानसिंह को हाथी पर बैठे हुए देखा और मानसिंह को मारने के लिए महाराणा प्रताप ने अपने चेतक की ओर इशारा किया। तो चेतक ने जैसे ही मानसिंह को देखा तो चेतक दौड़ता हुआ जाता है और मानसिंह के हाथी के ऊपर अपने आगे के दोनों पैर रख देता है और महाराणा प्रताप खींच के भाला मारते हैं, लेकिन वो वार चूक जाता है और मानसिंह उस ओहदे में कहीं छुप जाता है और मानसिंह का जो महावत था, जो हाथी चलाने वाला व्यक्ति था, वो मारा जाता है। चेतक ने जब अपने पैर नीचे किए तो उस हाथी के दांतों में विषैली तलवारें बंधी हुई थी और पूरा बदन चेतन का जो है उस तलवारों से कट चुका था और वो जहर जो है चेतक के खून में पहुंच चुका था। अब चेतक युद्ध भूमि में लड़खड़ाने लगा। एक समय युद्ध में वो आया जब लगने लगा था कि अब चेतक मरने वाला है, अब चेतक मरने वाला है और महाराणा प्रताप हारने वाला है। महाराणा प्रताप को चारों ओर से मुगलों ने घेर लिया। उसी समय झालाबीदा नाम का एक वीर उस घेरे को चीरते हुए अंदर घुसता है और महाराणा प्रताप के छत्र और मुकुट स्वयं धारण कर लेता है ताकि बाकी पूरी मुगल सेना यह समझे कि यह झालाबीदा प्रताप है और प्रताप को वहां से युद्ध भूमि से वो निकाल देता है। पीछे युद्ध करते हुए झालाबीदा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से लड़खड़ाते हुए चेतक को लेकर कुंभलगढ़ की ओर सुरक्षित स्थान की ओर भागते हैं। वहीं दो मुगल सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए जाते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा बड़े नालों को कूदता हुआ, दंगल को पार करता हुआ अंतिम रूप से एक सुरक्षित स्थान पर महाराणा प्रताप को पहुंचा देता है। वहीं जब दो मुगल सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए कुंभलगढ़ की ओर निकले थे, तभी शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप का भाई था, जो अब तक तो अकबर की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि भाई महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो चुका है, महाराणा प्रताप की कंडीशन खराब हो चुकी है, जगह जगह शरीर पर घाव पड़ चुके हैं, तो ये दो मुगल सैनिक अब रास्ते में पकड़कर महाराणा प्रताप को मार देंगे। इसलिए आगे आगे महाराणा प्रताप, पीछे दो मुगल सैनिक और उनके पीछे शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ने रास्ते में उन दोनों मुगलों को मारा और उस स्थान पर पहुंचा जहां चेतक की मृत्यु हुई। सुरक्षित स्थान था बलीचा गांव। बलीचा गांव में चेतक मर गया और महाराणा प्रताप चेतक को गले से लगाकर फूट फूट के रोने लगे। उसी समय शक्ति सिंह जाता है, महाराणा प्रताप से क्षमा याचना करता है, माफी मांगता है कि मैं पथभ्रष्ट हो चुका था, मैं माफी लायक व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी मुझे अगर हो सके तो आप माफ करें, आप मेरा घोड़ा लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए क्योंकि मेवाड़ को आपकी जरूरत है। शक्ति सिंह का घोड़ा लेकर महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ चले जाते हैं। इस युद्ध का कोई डिसीजन नहीं होता है, अनिर्णायक साबित होता है ये युद्ध। तो ये युद्ध जो अनिर्णायक युद्ध था,
न महाराणा प्रताप हारा न अकबर जीता, क्योंकि न तो महाराणा प्रताप इस युद्ध में मारे गए, न महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की। जब महाराणा प्रताप मारे नहीं गए, जब महाराणा प्रताप को गिरफ्तार नहीं किया गया, जब महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो हम ये तो बिल्कुल मान ही नहीं सकते कि महाराणा प्रताप हार गए और अकबर जीत गया। यह युद्ध टाई हो गया। इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं निकला, अनिर्णायक साबित हुआ। उसके बाद जब मुगल सेना वापस जा रही थी, तो मान सिंह ने उस समय गोगुंदा पर अधिकार कर लिया कि जब कुछ हाथ नहीं लगा तो कम से कम गोगुंदा पर तो अधिकार करें। तो मान सिंह ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था, और गोगुंदा पर अधिकार करने के बाद जब अकबर के दरबार में मान सिंह उपस्थित हुआ, तो मान सिंह पर आरोप लगाया अकबर ने कि महाराणा प्रताप एक राजपूत था और तुम भी एक राजपूत थे। जब महाराणा प्रताप युद्ध से लड़खड़ाते हुए घोड़े चेतक को लेकर गया, तब तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं वो राजपूत होने की वजह से तुमने एक तरीके से उसका साथ दिया। तो मान सिंह ने कहा, भाई आसफ खां से पूछ लो, मैं उस कंडीशन में था ही नहीं कि उसका पीछा करता। आसफ खां कहता है कि साहब बात तो सही कर रहे हैं। अकबर ने कहा कि आसफ खां भी तेरे साथ मिला हुआ है। इसलिए अकबर ने मान सिंह और आसफ खां इन दोनों के दरबार में ड्योढ़ी बंद कर दी। ड्योढ़ी बंद करने का मतलब है इन दोनों का हुक्का पानी बंद कर दिया, दरबार में आना जाना बस अब तुम तुम्हारे हिसाब से काम करो, दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। और बाद में बताया जाता है कि नवंबर 1576 में अकबर ने उदयपुर पर भी अधिकार कर लिया। उदयपुर पर अकबर ने अधिकार किया, और अकबर का अधिकार जब उदयपुर पर हुआ तो अकबर ने इसका नाम बदलकर, उदयपुर का नाम बदलकर कर दिया मोहम्मदाबाद। तो मोहम्मदाबाद उदयपुर का नाम बदला था अकबर ने। अब देखो आप, 1567-68 में जब अकबर ने अटैक किया था उदय सिंह के समय, तब चित्तौड़ इनके हाथ से निकल चुका था। इधर गोगुंदा पर मान सिंह अधिकार कर चुका है, और इधर उदयपुर पर अकबर अपना अधिकार कर चुका है। चित्तौड़, गोगुंदा और उदयपुर तीनों राजवंश मुगल राजवंश के हाथ में जा चुके हैं। मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक, सिसोदिया वंश के शासक महाराणा प्रताप के हाथ में अब केवल और केवल कुंभलगढ़ बचा हुआ है, क्योंकि चित्तौड़ जा चुका है, गोगुंदा जा चुका है और उदयपुर जा चुका है। अब बचता है केवल और केवल कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से निकलकर जब कुंभलगढ़ की ओर बढ़ते हैं, तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब कुंभलगढ़ की ओर बढ़े, तो महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए आवरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, और अस्थायी राजधानी। और आवरगढ़ के बाद फिर कुंभलगढ़ को महाराणा प्रताप ने अपनी स्थायी राजधानी बनाया, जो कि 1576 से लेकर 1585 तक महाराणा प्रताप की राजधानी रहेगी, 9 सालों तक। तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद अस्थायी राजधानी आवरगढ़ बनी थी, और हल्दी घाटी युद्ध के बाद स्थायी राजधानी कुंभलगढ़ बनी थी। हल्दी घाटी युद्ध का कोई डिसीजन नहीं निकला, अकबर का सपना सपना ही रह गया। गोगुंदा और उदयपुर पर अधिकार हो गया तो क्या हुआ, चित्तौड़ पर अधिकार हो गया तो क्या हुआ, महाराणा प्रताप तो अधीनता में नहीं आया। इसलिए अकबर ने वापस अभियान भेजे। अकबर ने लगातार 3 बार हल्दी घाटी युद्ध के बाद लगातार 3 बार शाहबाज खां को भेजा, और शाहबाज खां को 1576, 1577, 1578 लगातार 3 बार भेजा। 1578 में जब शाहबाज खां कुंभलगढ़ पहुंचता है, तो युद्ध होता है कुंभलगढ़ का युद्ध। और इस कुंभलगढ़ के युद्ध में कुंभलगढ़ का किला भी महाराणा प्रताप के हाथ से निकल जाता है। चित्तौड़ 1567-68 में जा चुका था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मान सिंह ने गोगुंदा छीन लिया था। उदयपुर ने नवंबर 1576 में हल्दी घाटी युद्ध के बाद उदयपुर छीन लिया, और अब 1578 में इस शाहबाज खां के अटैक के समय
कुंभलगढ़ पर भी अधिकार हो चुका है। अब महाराणा प्रताप के हाथ में कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली। लेकिन महाराणा प्रताप के पास जज्बा है, महाराणा प्रताप के पास वो जुनून है कि पास में कुछ नहीं है, खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए अभी भी पूरा जहान बाकी है। मैं वापस कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गोगुंदा, उदयपुर, पूरे मेवाड़ पर वापस अपना अधिकार करूंगा एक बार। यह महाराणा प्रताप के अंदर जोश था। कुंभलगढ़ हाथ से निकलने के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। महाराणा प्रताप के पास सेना को देने के लिए, सेना के राशन के लिए पानी नहीं बचा था, राशन पानी नहीं बचा था, खाना नहीं बचा था, पैसा नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था, नए हथियार खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा था। ऐसी कंडीशन में महाराणा प्रताप के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। महाराणा प्रताप ने जनता से आग्रह किया कि हे एकलिंग के सपूतों, मुझे बड़ी खुशी है कि मेवाड़ की रक्षा के लिए तुम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, लेकिन आज समय यह आ गया है कि मैं मजबूर हो गया हूं यह कहने पे कि अब तुम अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि मैं तो खैर वंशज हूं चित्तौड़ राजघराने का, तो मेरी तो जिम्मेदारी है, मेरा तो धर्म है, मैं तो अंतिम सांस तक लड़ूंगा। लेकिन तुम क्यों अपने प्राण न्यौछावर करते हो, क्यों अपने बीवी बच्चों को यतीम करते हो? तुम्हारा क्या लेना है इस मामले से, तुम जाओ अपने घर। जनता ने कहा कि महाराज, जब हम दुख में थे तो तुमने हमारा साथ दिया था, लेकिन जब आज आप दुख में हो तो हम कैसे तुम्हें छोड़ के चले जाएं? मन गवाही नहीं देता, अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। फिर महाराणा प्रताप के दिमाग में एक चीज ये आती है कि चलो एक काम करते हैं, क्योंकि 1576 में हम हल्दी घाटी का युद्ध लड़े, 77-78 में कुंभलगढ़ पर शाहबाज खान बार बार 3 बार आया। सब कुछ जब हाथ से जा चुका है, लगातार 5 सालों से हम युद्ध में घिरे हुए हैं, तो एक काम करते हैं, कुछ रेस्ट लेते हैं। अकबर को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में अकबर को क्या चाहिए, अकबर यही तो चाहता है कि मैं उसकी अधीनता स्वीकार कर लूं। तो अधीनता स्वीकार अगर मैं कर लूं तो अकबर खुश हो जाएगा और कुछ समय के लिए रुक जाएगा। मेवाड़ के सरदारों ने कहा, महाराज क्या बात कर रहे हो, इतने टाइम तक तुम्हारी 3-3, 4-4 पीढ़ियां खत्म हो गई। सांगा बाबर से लड़ा, तुम्हारे पिताजी अकबर से लड़े, तुम अकबर से लड़ रहे हो, और आज ये बात कर रहे हो। इतना लड़ने के बाद इतनी मजबूत स्थिति हमारी रही शुरू से मेवाड़ राजघराने की, और तो चाहते तो हम पहले अधीनता स्वीकार कर लेते। अब आज ऐसी क्या बात आ गई कि आप अधीनता स्वीकार करने की बोल रहे हो? प्रताप ने कहा कि नहीं रे बावड़े, तो इतना सीरियस क्यों हो रहा है, अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे। एक षड्यंत्र है ये अपना, बात को समझ रहे यार। एक लेटर लिखते हैं, मैं अधीनता स्वीकार करने के लिए एक लेटर लिखता हूं, मेवाड़ की मोहर उस पर लगाता हूं, मेरे साइन उस पर करता हूं, अकबर के पास वो चिट्ठी पहुंचेगी, अकबर कुछ समय के लिए खुश हो जाएगा, अपने सैनिक अभियान रोक देगा, और जितने टाइम उसको वो गैप हमें मिलेगा उसमें हम अपनी सेना को वापस तैयार कर लेंगे, वापस से रिसोर्सेज अपन ले लेंगे वापस। तो महाराणा प्रताप ने एक चाल चली, महाराणा प्रताप ने एक लेटर लिखा और वो लेटर पहुंचा दिया अकबर के पास। अकबर खुशी से झूम उठा। अकबर ने कहा कि ये हुई ना बात, तो बेटा पहले क्यों लड़ा था तू यार, हल्दी घाटी के युद्ध में इतनी मारकाट क्यों मचाई थी बिना काम, पहले अधीनता स्वीकार कर लेता। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया जो उसके दरबार में था, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को, और पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ाया कि देख, जिसके तू दिन रात डींगे हाँकता रहता है, जिस महाराणा प्रताप का नाम लेते तो अपने मूंछों पे ताव लगाता है, वो महाराणा प्रताप भी आज मेरी अधीनता स्वीकार कर चुका है, और ये लेटर देख, महाराणा प्रताप के नीचे साइन देख, मेवाड़ राजवंश की मोहर देख। पृथ्वीराज राठौड़ जब उस लेटर को देखता है तो पृथ्वीराज राठौड़ की आंखों से आंसू उतर जाते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर से कहता है कि बादशाह सलामत, एक इजाजत मांगता हूं आपसे, मुझे लगता नहीं है कि महाराणा प्रताप ने ये लेटर लिखा है।
उसके सामने जरूर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी, वरना वो हिंदुआ सूरज, मेवाड़ का चमकता हुआ सूरज तुम्हारे सामने दीनता स्वीकार नहीं करेगा। अगर तुम इजाजत दो तो मैं एक बार पत्र लिखकर पूछूं कि क्या वास्तविकता में ये जो लेटर हमारे पास आया है, ये जो पत्र हमारे पास आया है, वो महाराणा प्रताप ने लिखा है क्या? अकबर ने कहा पूछ ले, वही है, उसके साइन देख, उसकी सील देख, सब कुछ उसी की लगी हुई है। तब पृथ्वीराज राठौड़ ने पत्र लिखा प्रिय पाथल के नाम। प्रिय पाथल मतलब पाथल महाराणा प्रताप को संबोधित करते हुए कह रहा है प्रिय पाथल, क्या आज ये दिन आ गए कि ये बकरियां मतलब मुगल अब शेर के साथ पानी पिएगी? क्या ये दिन आ गए कि अब कहीं बादलों की ओट में चमकता दमकता सूरज खो जाएगा? क्या आज ये दिन आ गए कि तुम्हारे होते हुए राजपूत स्त्रियां विधवा हो जाएगी? क्या आज वो तलवार जो हमेशा दुश्मन की छाती में रहती थी, क्या आज वो तलवार अपनी मयान में घुस चुकी है? क्या तुमने वाकई में संधि कर ली है? क्या वाकई में दीनता स्वीकार कर ली है? इधर से महाराणा प्रताप ने लेटर में लिख के भेजा कि भूंगड़ फालतू नाटक मत करे। ये एक तरीका था अकबर को कुछ समय के लिए रोकने का, वरना अकबर तो क्या, अकबर का बाप भी आ जाएगा तो अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और तू लोड मत ले, मैंने कोई अधीनता स्वीकार नहीं किए, तू आराम से अब भी अपनी मूंछों पे बट दे सकता है, लेकिन इस बात को गुप्त रखना, पहुंचाना मत, जब तक मैं अपनी सेना को तैयार नहीं करूं। अकबर को देर सवेर पता चला कि महाराणा प्रताप ने अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया, बहुत बड़ा स्कैम अपने साथ हो गया, और महाराणा प्रताप ने वापस अपनी सेना खड़ी कर ली। लगभग साल डेढ़ साल अकबर ने जब गैप दिया, कोई अभियान नहीं भेजा, तो अकबर ने वापस अपनी सेना को तैयार किया। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को तैयार किया। अकबर ने 1580 में वापस अपने एक सेनापति को भेजा, नाम था अब्दुर रहीम खाने खाना। अब्दुर रहीम खाने खाना को जब भेजा तो अब्दुर रहीम खाने खाना, ये जो अंकल थे, ये अंकल हाथ लगे अमर सिंह जी के, जो महाराणा प्रताप का बेटा था, और अमर सिंह जी ने इनके दे थप्पड़ पकड़ के महाराणा प्रताप के सामने उपस्थित कर दिया। चूंकि अब्दुर रहीम खाना के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी, इसलिए एक महिला को बंदी बनाना कहीं ना कहीं नैतिक रूप से, एथिकल तरीके से गलत था। इसलिए महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को आदेश दिया कि इनको वापस छोड़ दिया जाए। लेकिन अमर सिंह की जो थप्पड़े थी, अमर सिंह जी की उन थप्पड़ों ने इस अब्दुर रहीम खाने खाना के जीवन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, इतना बड़ा चेंजेस हुआ कि यही अब्दुर रहीम खाने खाना, जो एक मुगल सेनापति था, पिटने के बाद रहीम दास जी के नाम से दोहे लिखने लगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये वही रहीम दास जी हैं जो पहले कभी अब्दुर रहीम खाने खाना हुआ करते थे। तो अमर सिंह जी की पिटाई का यह नतीजा हुआ। 1580 के बाद जब कोई निर्णय नहीं निकला, हल्दी घाटी के युद्ध का निर्णय नहीं निकला, कुंभलगढ़ के युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, जब चित्तौड़ मुगलों के हाथ जा चुका है, कुंभलगढ़ मुगलों के हाथ में जा चुका है, उदयपुर गोगुंदा मुगलों के हाथ में जा चुका है, तो महाराणा प्रताप ने अपना केंद्र बनाया उस क्षेत्र की पहाड़ियों को। महाराणा प्रताप कुछ समय के लिए अपनी सेना के साथ पहाड़ों में रहने लगे। तो अकबर ने दिमाग लगाया कि महाराणा प्रताप के पास कोई किला तो नहीं है, महाराणा प्रताप जंगलों में पहाड़ों में छुपा हुआ है, कभी तो उतर के नीचे आएगा। इसलिए अकबर ने उस मेवाड़ क्षेत्र के पहाड़ों के चारों तरफ 4 सैनिक छावनियां, 4 थाने बना दिए। एक थाना बनाया देवारी उदयपुर में, एक थाना बनाया दिवेर राजसमंद में, एक थाना बनाया देसूरी पाली में, और एक थाना बनाया देवल जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। और इन पहाड़ों के बीच में कहीं महाराणा प्रताप छुपा हुआ है। महाराणा प्रताप ने मौका देखा, और मौका देख के दिवेर का जो थानेदार था, उस थानेदार का नाम था सुल्तान खान, अकबर का चाचा सुल्तान खान।
इस सुल्तान खान को एक दिन लपेटा और युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध। तो दिवेर के युद्ध में दिवेर का थानेदार अकबर का सेनापति सुल्तान खां था। उस सुल्तान खां को महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह जी ने इस दिवेर के युद्ध में पराजित किया और दिवेर को वापस अपने अधिकार में ले लिया। दिवेर के सैनिक छावनी पर अपना अधिकार कर लिया। इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने कहा है मेवाड़ का मैराथन। साथियों, मेवाड़ का थर्मोपोली तो कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को, और मेवाड़ का मैराथन कहा है दिवेर के युद्ध को। इसे कहा जाता है प्रताप के गौरव का प्रतीक, क्योंकि प्रताप की अकबर के विरुद्ध ये दिवेर का युद्ध पहली और अंतिम विजय थी। क्योंकि इससे पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, तो प्रताप जीत ही नहीं पाए। हल्दी घाटी का तो अनिर्णायक युद्ध था। अंतिम इसलिए कि इसके बाद अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। 1584 में अकबर ने अंतिम अभियान भेजा था महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। और 1584 के बाद अकबर ने कोई शिष्टमंडल, कोई अभियान प्रताप के विरुद्ध नहीं भेजा, क्योंकि अकबर थक चुका था। इसलिए 1585 में लूणा चावंडिया को हराकर महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, और यह वही चावंड है जो महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी रही। महाराणा प्रताप की सबसे अंतिम और सबसे लंबे समय तक राजधानी रही है चावंड। और चावंड में ही 19 जनवरी 1597 को धनुष प्रत्यंचा चढ़ाते समय तीर टूटकर पैर में लग गया, वो घाव बन गया, घाव नासूर हो गया, और महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि राजस्थान के गौरव, एक युग पुरुष, एक ऐसा वीर जिसने मुगल बादशाह अकबर की जड़ें हिला दी थी, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। अपनी आखिरी सांस तक मेवाड़ की आन बान और शान के लिए लड़ता रहा, अपने स्वाभिमान, अपने अभिमान के लिए लड़ता रहा। वो महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को चावंड में इनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में दुर्सा आडा लिखते हैं कि अकबर जो था, अकबर को जब यह सूचना मिली कि महाराणा प्रताप मर चुके हैं, तो अकबर फूट फूट कर रोने लगा। अकबर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा कि पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में एक तू ही तो मर्द था, एक तू ही तो शेर था जिससे लड़ने में पसीने आए, जिसको जीतने के लिए मैं दिन रात उत्साहित होता था, दिन रात उन्मादित होता था, लेकिन मैं तुझे जीत नहीं पाया। एक तू था जिसे हराने के लिए मुझे षड्यंत्र रचने पड़े, कई कोशिशें करनी पड़ी, कई अभियान भेजने पड़े, मेरी आधी जवानी मैंने तेरे को पकड़ने में खत्म कर दी, लेकिन तू कभी मेरे सामने नहीं झुका। लेकिन यार तू आज जा चुका है, अब किससे लड़ूंगा मैं? ये राजस्थान के बाकी जो राजपूत है तो अधीनता स्वीकार करके बैठे हैं। एक तू ही शेर था जिससे लड़ने में मजा आता था, तू एक ऐसा दुश्मन था जिससे दुश्मनी में मजा आता था। मुझे खुद पर गर्व होता था कि मैं महाराणा प्रताप का दुश्मन हूं, ये कहने में बड़ा गर्व होता था मुझे। असल मायने में हिंदुआ सूरज, सिसोदा राणा, गुहिलोत राणा, आज तू जीता और मैं हार गया। तो अकबर फूट फूट के रोया महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद। अभी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार अकबर ने महाराणा प्रताप का जब पत्र उसके दरबार में पहुंचा था, तो पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के निवासी थे और कल्याणमल जी के बेटे राय सिंह के भाई थे, उस पृथ्वीराज ने पाथल और पीथल के नाम से पत्र व्यवहार किया था महाराणा प्रताप के साथ। इस पाथल का मतलब तो है महाराणा प्रताप,
और इस पीथल का मतलब है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज चौहान नहीं है, पृथ्वीराज राठौड़ है जो कवि है। बीकानेर पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर बाद में इस पाथल और पीथल पत्र व्यवहार को ही आधार बनाकर चूरू के युग कवि श्री कन्हैयालाल सेठिया जी ने एक कविता लिखी और उस कविता का शीर्षक भी था पाथल और पीथल। ठीक है साथियों, तो ये महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र था और महाराणा प्रताप जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर के सामने कभी नहीं झुके। अकबर का भी सपना अधूरा रह गया कि मैं महाराणा प्रताप को व्यक्तिगत रूप से अपने अधीन लाऊं। अकबर चित्तौड़ जीत चुका था, कुंभलगढ़ जीत चुका था, गोगुंदा उदयपुर को जीत चुका था, लेकिन महाराणा प्रताप के हौसले को नहीं हरा पाया। और वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जिन्होंने एक एक कसम खाई थी कि मैं पूरे मेवाड़ की मातृभूमि को आजाद कराऊंगा, तभी जाकर महलों में रहूंगा, तभी जाकर थालियों में खाना खाऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा, वरना न महलों में रहूंगा न सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा। महाराणा प्रताप की वो प्रेरणा, वो शपथ, महाराणा प्रताप की वो सौगंध, वो प्रतिज्ञा उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि एक एक करके महाराणा प्रताप ने सब कुछ वापस जीत लिया था। दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने वापस कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार वापस स्थापित कर दिया था, केवल चित्तौड़ को छोड़कर और केवल मांडलगढ़ को छोड़कर। मांडलगढ़ और चित्तौड़ दो ऐसे क्षेत्र थे, दो ऐसे किले थे जिन पर महाराणा प्रताप वापस अपना अधिकार नहीं कर पाया था, वरना कुंभलगढ़ पर भी वापस अधिकार हो गया था, गोगुंदा पर भी हो गया था, उदयपुर पर भी हो गया था। केवल चित्तौड़ और मांडलगढ़, इन चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी हारे हुए सारे क्षेत्र महाराणा प्रताप ने वापस अपने अधिकार में ले लिए थे। तो ये थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध हमने देखा, कुंभलगढ़ का युद्ध हमने देखा और दिवेर का युद्ध हमने देखा। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ के अगले राजा बने महाराणा अमर सिंह जी। आइए देखते हैं महाराणा अमर सिंह जी के बारे में। महाराणा अमर सिंह जी पंद्रह सौ 1597 से 1620 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अमर सिंह जी जो थे वो 1597 में महाराणा प्रताप के मरने के बाद अगले राजा बन गए, यानी कि ये अकबर के भी समकालीन थे, क्योंकि अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में, तो ये अकबर के भी समकालीन थे। और दूसरा 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो अकबर के बाद अगले सुल्तान, अगले बादशाह बने जहांगीर, तो ये जहांगीर के भी समकालीन थे। इधर अकबर का सपना पूरा नहीं हुआ था महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने का या मेवाड़ को कंप्लीट अपने अधीन करने का। अपने बाप के अधूरे सपने को पूरा करना चाहता है जहांगीर। इसीलिए जहांगीर ने अपने पिता अकबर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मेवाड़ पर अमर सिंह के विरुद्ध वापस अभियान भेजे। पहला अभियान भेजा गया 1605 में, जब जहांगीर अकबर की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह बना था। 1605 में जो अभियान भेजा गया, उस अभियान का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे परवेज।
शहजादा परवेज, आसफ खान और जफर बेग। शहजादा परवेज, आसफ खान और जफर बेग के नेतृत्व में सेना भेजी गई, लेकिन अमर सिंह इनके नियंत्रण में नहीं आया, यानी कि यह अभियान असफल रहा। उसके बाद अगला अभियान भेजा गया 1609 में, और इस अभियान की जिम्मेदारी दी गई महावत खान को। महावत खान भी असफल रहा। महावत खान के बाद, सॉरी ये 1608 में है, महावत खान के बाद 1609 में भेजा गया अब्दुल्ला खान को, और अब्दुल्ला खान भी असफल रहा। इसके बाद 1612 में राजा बसु को भेजा गया, यह भी असफल रहा। 1613 में वापस अभियान किया गया, और इस बार मिर्जा अजीज कोका इनको भेजा गया, यह भी असफल रहे। लगातार ये 5 अभियान भेजे 1605 से लेकर 1613 तक। परवेज, आसफ खान, जफर खान पहली बार भेजा गया। महावत खान, अब्दुल्ला खान, राजा बसु, अजीज कोका, इनको भी अभियानों पर भेजा गया जहांगीर के द्वारा, लेकिन पार नहीं पड़ी, क्योंकि अमर सिंह एक पहाड़ी चूहा था। अमर सिंह मेवाड़ की पहाड़ी से वाकिफ था, घाटी से वाकिफ था, पगडंडी से वाकिफ था, क्योंकि अमर सिंह का पूरा बचपना महाराणा प्रताप के संघर्षों को देखते हुए बीता। महाराणा प्रताप अमर सिंह के पिता, अमर सिंह के लिए एक आदर्श थे, एक मार्गदर्शक थे। तो जिस प्रकार महाराणा प्रताप अकबर के सामने नहीं झुका, उसी प्रकार अमर सिंह भी कभी जहांगीर के सामने नहीं झुके। लेकिन माना जाता है कि जो आदमी पूरी दुनिया से जीत जाता है, एक दिन अपनी औलाद के आगे हार जाता है। यहां भी वैसा ही हुआ। जहांगीर ने जब ये सारे अभियान असफल हो गए, तो जहांगीर ने बुलाया खुर्रम को। खुर्रम बोले तो शाहजहां को, और शाहजहां को अगला सेनापति बनाकर मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए भेजा। और शाहजहां ने आते ही सबसे पहले पकड़ा अमर सिंह जी के बेटे कर्ण सिंह को, और कर्ण सिंह को डराया कि देख कर्ण सिंह, बात ऐसी है, पिछली 5 पीढ़ियों से मेरा दादा परदादा बाबर और तेरा परदादा राणा सांगा, तब से अपने परिवारों के बीच दुश्मनी चली आ रही है। 5 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, मिला कुछ हमें भी नहीं और मिला कुछ तुम्हें भी नहीं। इसलिए एक काम करो, संधि करते हैं, समझौता करते हैं, इसी में सबकी भलाई है। कर्ण सिंह जाता है, अपने पिता को समझाता है कि पिताजी देखो बात ऐसी है, पिछली 5 पीढ़ियों से हम लड़ रहे हैं, दादाजी गए, परदादाजी गए, उनके दादाजी गए, थोड़े दिनों में आप भी चले जाओगे, फिर नंबर आएगा मेरा, और मेरी इतनी बस की नहीं है कि अब मैं इन मुगलों से लड़ूं, क्योंकि उधर शाहजहां है, वो भी अगला राजा बनेगा जहांगीर के बाद, इधर मैं आपके मरने के बाद अगला राजा बनूंगा, और हमारे बीच तो दोस्ती हो गई, तो हम इस लड़ाई को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। तो आप एक काम करो, मुगलों के साथ संधि कर लो। अमर सिंह ने कहा कि ना 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 ना, संधि कर लूंगा तो मैं अपने पिता की इस फोटो के सामने कैसे खड़ा होऊंगा, अपने दादा राणा सांगा की फोटो के सामने कैसे खड़ा होऊंगा, कुंभा की फोटो के सामने कैसे खड़ा होऊंगा, एकलिंग जी के मंदिर में दर्शन करने किस मुंह से जाऊंगा कि मेवाड़ का सूर्यवंशी शासक बप्पा रावल का वंशज आज मुगलों के आगे हार गया। मैं ये संधि स्वीकार नहीं करता। लेकिन बाद में अंततः कर्ण सिंह और बाकी सरदारों के समझाने पर
अमर सिंह ने इस संधि को स्वीकार किया और अमर सिंह और खुर्रम के बीच, अमर सिंह और जहांगीर के बीच, या अमर सिंह या मुगलों के बीच यह संधि हुई 1615 में, और इस संधि को कहा जाता है मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि 1615। अमर सिंह और खुर्रम, क्योंकि जहांगीर तो आगरा में बैठा हुआ है, अमर सिंह और शहजादे खुर्रम के बीच ये संधि होती है, या खुर्रम एक तरीके से मानो कि जहांगीर का ही प्रतिनिधि है, मुगलों का प्रतिनिधि है। यह संधि हुई। अमर सिंह जी की तरफ से संधि के लिए जो दो लोग गए, उनमें एक का नाम था हरिदास झाला, हरिदास झाला जी, और एक का नाम था शुभकरण। ये हरिदास झाला और शुभकरण दोनों संधि करने के लिए जाते हैं। उधर मुगलों की तरफ से जो संधि पत्र लेकर आए, उनमें एक था सुंदरदास और एक का नाम था शुक्रल्ला सिराजी। तो राजपूतों की ओर से हरिदास झाला और शुभकरण गए, और उधर मुगलों की तरफ से संधि करने के लिए सुंदरदास और शुक्रल्ला सिराजी आए। यह संधि हस्ताक्षरित हुई, और यही संधि इतिहास में मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जानी जाती है। और यह मुगल मेवाड़ संधि जो थी, इस मुगल मेवाड़ संधि के जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों में एक प्रावधान यह था कि चित्तौड़ का किला जो 1567-68 में अकबर ने जीत लिया था, वो चित्तौड़ का किला वापस राजपूतों को मिल जाएगा। राजपूतों का मतलब मेवाड़ को, मेवाड़ के राजाओं को या अमर सिंह को मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वापस से इसकी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। वर्तमान में जिस हालात में है, वो जो दीवार अंदर किले में घुसने के लिए हमारे परदादा अकबर ने तोड़ी थी, अब हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि इस चित्तौड़ की दीवार को वापस तोड़ सके, इसलिए इसको तुम वापस मरम्मत नहीं करवाओगे। क्योंकि अगर मरम्मत करवा लोगे, तुम्हारी स्थिति वापस सुदृढ़ हो जाएगी, और वापस जब सुदृढ़ स्थिति हो जाएगी तो इस पर अब हमारा फिर अधिकार नहीं रहेगा। दूसरी बात अगर देखें, दूसरा जो इसमें प्रावधान था वो ये था कि मेवाड़ के किसी भी राजकुमारी का विवाह, मेवाड़ की किसी भी राजकुमारी का विवाह मुगलों के साथ नहीं होगा, मुगलों के साथ नहीं होगा। तीसरी बात, मेवाड़ का राजा यानी कि मेवाड़ का शासक कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। तो मुगल दरबार में जब राजा नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? तो फिर जाएगा राजकुमार। और मुगल दरबार में जाने वाला जो पहला राजकुमार था वो था अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह। इसके अलावा भी इस संधि के कई प्रावधान थे, लेकिन मेनली जो प्रावधान थे वो ये थे कि चित्तौड़ का किला वापस राजपूतों को मिल गया, लेकिन शर्त ये थी कि मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। दूसरा ये था कि राजकुमारी, किसी भी मेवाड़ की किसी भी राजकुमारी का विवाह मुगलों के साथ नहीं किया जाएगा। तीसरा, मेवाड़ का कोई भी पदासीन शासक जो है वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, दरबार में उपस्थित होगा राजकुमार। और मुगल दरबार में जाने वाला पहला राजकुमार था कर्ण सिंह। तो यह आपकी मुगल मेवाड़ संधि जो 1615 को अमर सिंह के समय हस्ताक्षरित की गई। अब अमर सिंह जो था, अपने पुत्र मोह में आकर अपने सरदारों के समझाने पर उसने संधि तो कर ली,
समझौता तो कर लिया, लेकिन अमर सिंह जब भी अपने दरबार में बैठता था तो जब उसके सामने सारी अपने पूर्वजों की जो फोटो लगी रहती थी, स्वाभिमान से उनको पहले देखता था, लेकिन अब उन फोटो में नजर नहीं मिला पा रहा था। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, इनकी जो तस्वीरें सामने लग रही थी, इन तस्वीरों से वो नजरें नहीं मिला पाता था। तो शर्म के मारे राजपाट छोड़कर अमर सिंह जी अपने आखिरी समय में जाकर रहने लगे आहड़ में, और 1620 में आहड़ में ही अमर सिंह जी की मृत्यु हुई, और आहड़ में ही इनकी समाधि या इनकी छतरी बनी हुई है। अमर सिंह जी की छतरी आहड़ के शाही शमशान घाट में बनी हुई पहली छतरी है। इसके बाद मेवाड़ के समस्त राजाओं की छतरियां जो बाद में मरे, समस्त राजाओं की छतरियां आहड़ में ही बनी हुई है, यानी कि मेवाड़ राजवंश का शाही शमशान घाट आहड़ है। इससे पहले प्रताप की अगर हम बात करें तो प्रताप की छतरी बांडोली में बनी हुई थी। उससे पहले अगर बात करें तो राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में बनी हुई है। तो आहड़ में मृत्यु हुई थी अमर सिंह जी की, और अमर सिंह जी की छतरी आहड़ में बनी हुई पहली छतरी थी। इसके बाद जितने भी राजा हुए, उन राजाओं की, सभी राजाओं की जो छतरियां थी वो आहड़ में बनी। तो आज इस क्लास में महाराणा उदय सिंह जी के बारे में देखा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में देखा, और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के बारे में देखा, और मुगल मेवाड़ संधि के बारे में हमने देखा। अगली क्लास में मेवाड़ राजवंश का बाकी जो राजा बचे हुए हैं, उन राजाओं को हम कंप्लीट करेंगे। और चौहान हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान। उम्मीद करता हूं कि उनको आपने ढंग से याद कर लिया होगा। उसके बाद हमने मेवाड़ अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, और अगली एक आध क्लास में मेवाड़ खत्म हो जाएगा। मेवाड़ के बाद हम स्टार्ट करेंगे आमेर के कछवा राजवंश या मारवाड़ के राठौड़ राजवंश। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।